Hello, good morning class. Now today's topic is a recombinant DNA टेक्नोलॉजी। तो हम प्रोसेस पढ़ते हैं ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। ओके स्टूडेंट्स, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या? एक प्रोसेस होती है जीएमओ, मैंने आपको बताया था जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इसकी फुल फॉर्म क्या हुई? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो मतलब ऑर्गेनिजम्स में जीन को मॉडिफाइड करके ऑर्गेनिजम्स में उनके जीन में एक्सचेंज करके जीन में कुछ जो भी जीन डिफेक्टेड उसको निकाल के और अनदर ऑर्गेनिजम्स के डिजायरेबल जीन को कलेक्ट करके उसमें ऐड कर देना। ठीक है, तो वो क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब जीन को मॉडिफाइड करके एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करना, वो क्या कहलाता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। किसके थ्रू करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से ये करते किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब डीएनए को रिकॉम्बिनेंट करना, डीएनए को रेप्लिकेट करना। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट कर देना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मतलब जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है? मॉडिफाइड हो जाता है। ठीक है, सपोज दैट कैसे हम मानते हैं ये प्रोसेस करते कैसे हैं? जैसे हमारी बॉडी में, मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। ठीक है, सपोज दैट कुछ भी मान लो, हमारी बॉडी जैसे ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इंसुलिन हम कहाँ से लेते हैं? हम कहाँ से लेते हैं? पिग से लेते हैं। ठीक है, पिग से लेते हैं, तो हमारी बॉडी प्रॉपर अमाउंट्स में कंट्रोल कर पाती है और प्रॉपर प्रोसेस परफॉर्म कर पाती है। ठीक है, तो मतलब हमारी बॉडी अलग है और पिग होता है, पिग से जो इंसुलिन ले रहे हैं उसकी बॉडी अलग है। तो दोनों, अगर पिग से इंसुलिन हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं तो हमारी प्रोसेस तो परफॉर्म, मतलब जो कंसंट्रेशन पावर है वो तो रेगुलेट कर जा रही है, लेकिन कुछ एलर्जीज भी कॉज कर जा रही हैं, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं। दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों ऑर्गेनिजम्स की वो अलग हैं, इसलिए कुछ एलर्जीज भी कॉज कर रही है तो हम समझ सकते हैं जो इंसुलिन हमने लिया है दूसरी बॉडी से, उनमें कुछ एलर्जीज भी हैं। कुछ मतलब इफेक्टिव जीन आ रहा है हमारी बॉडी में, आ रहा है जो कि इफेक्ट कर दे रहा है और एलर्जीज कॉज कर दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब ये हम समझ सकते हैं। तो उसको सही करने के लिए हमने देखा कि मतलब कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसा करें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू जीन को ही मॉडिफाइड कर दें। जो क्रोमोजोम्स होते हैं, जो जीन होते हैं, उनको क्या कर देते हैं? क्या करना? मॉडिफाइड कर देना। ठीक है, मतलब कुछ एक्सचेंज करके मैनिपुलेशन होता है किसका? जीन का मैनिपुलेशन करते हैं और उसका एक्सचेंज करते हैं। और एक तो जो न्यू स्पीसीज बनती है, जो भी नया ऑर्गेनिज्म बनता है, वो कैसा होगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होगा। वो जो जीन को मैनिपुलेशन करना, जीन को एक्सचेंज करना, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर मैंने ये बताया, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया इंसुलिन हार्मोन्स का, तो ये प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमने ह्यूमन डीएनए ले लिया। ओके, तो जैसे हमने ये ले लिया, एक ह्यूमन डीएनए ले लिया। ओके, ये कौन सा है? ह्यूमन। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें ऑब्जर्व किया, आइसोलेट किया, आइडेंटिफिकेशन किया। ठीक है, बाय देयर सिलेक्टेबल मार्कर के थ्रू। तो सिलेक्टेबल मार्कर मैंने आपको बताया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लाइक एम्पलीसिलिन रेजिस्टेंस क्या, तो इनका ये क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जो कोई भी पर्टिकुलर जीन होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर जीन कौन सा है? हमने ऑब्जर्व किया इंसुलिन जीन, जो भी इंसुलिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है, उस जीन को हमने आइडेंटिफाई किया बाय देयर सिलेक्टेबल मार्कर। तो हमने देखा ये ह्यूमन जो क्रोमोजोम्स है, इसमें ये वाला जो जीन है, ये वाला जीन हमने ब्लैक से कुछ अंडरलाइन किया है। तो ये वाला जीन इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज कर रहा है।
तो इसको हमने सेलेक्ट किया बाय देयर सेलेक्टेबल मार्कर के थ्रू, ऑब्जर्व किया, आइडेंटिफिकेशन किया। ओके, तो सिलेक्टेबल मार्कर का वर्क क्या होता है, मतलब आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जीन मतलब कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज कर रहा है, ये मतलब क्या करता है, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर, तो हमने ये ऑब्जर्व कर लिया। तो ये अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे। ये हमने ये जो इंसुलिन प्रोटीन रिलीज़ कर रहा है इसको ब्रेक करते हैं यहाँ, मतलब ह्यूमन जीन से। तो ब्रेक किससे करते हैं, मतलब कुछ हमें काटना होता है तो सीजर का वर्क, सीजर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सीजर का वर्क काटने का काम कौन कर रहा है, काटने का काम कौन कर रहा है, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहाँ पर चलो मैं समझा दे रहा हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर ऑफ टू टाइप। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू टाइप के होते हैं, एक तो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। ओके, एक तो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस होता है और दूसरा होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका वर्क क्या होता है। रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम हुआ, दीज वर्क एट द एक स्पेसिफिक पोजीशन पर वर्क करता है, एक मॉलिकुलर जो पोजीशन है, स्पेसिफिक पोजीशन है, जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है उस पर वर्क करता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है जो मैंने आपको बताया था, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ओके, तो यहाँ पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ओके, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर वर्क करता है। कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स वर्क एट द पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन लाइक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज अ 6 बेस पेयर। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है वो 6 बेस पेयर होता है, 6 बेस पेयर। तो 6 बेस पेयर मैंने चलो यहाँ पर कुछ बता दे रहा हूँ, लाइक GAATTC। ओके, तो G किसके साथ पेयर करता है, C के साथ, A T के साथ पेयर करेगा, A T के साथ, T E के साथ, ये E के साथ और C G के साथ। ओके, तो यहाँ पर हाउ मैनी नाइट्रोजन बेस, 1 2 3 4 5 6। ओके, दीज आर 6 बेस पेयर, 6 बेस पेयर। तो ये हमने मान लिया 5' to 3' और ये वाला जो स्टैंड हमने मान लिया 3' to 5'। ओके, तो ये DNA जो है कौन सा है, 6 बेस पेयर है। तो ये दीज आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ओके, तो ये भी है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ओके, तो 6 बेस पेयर जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है और बिल्कुल उल्टा हुआ। ठीक है, जैसे हमने माना ये फर्स्ट 5' to 3' लिया GAATTC, इधर से हम ये हमने इधर से स्टडी किया और इधर से देखेंगे वो भी GATTC, बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा है, अपोजिट बिल्कुल दिखाई दे रहा है।
ठीक है। तो ये क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ओके, तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स ऑलवेज वर्क एट द स्पेसिफिक पोजीशन, तो स्पेसिफिक पोजीशन एज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स ऑल्सो नोन एज इको आर1, इको आर1। ओके, हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है इसको हम क्या कहते हैं, इको। तो ई फॉर एस्चेरिया, को फॉर कोलाई, तो एस्चेरिया कोलाई, तो एस्चेरिया कोलाई इज अ बैक्टीरिया। तो ये मतलब जो हम रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया पर स्टडी करते हैं, और इसी से रिलेटेड लिया गया इको आर1। आर4 स्ट्रैंड बोलते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर पर इसका डिस्कवरी की गई थी इस एंजाइम की, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सबसे पहले मतलब इको आर1 ही मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स मतलब हिंड सेकेंड, मैंने पूरा इसके बारे में एक लेक्चर डाला था, यहाँ पर स्टडी कर लेना, इको आर1। ठीक है, तो दीज आर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स ऑलवेज वर्क एट द सिक्स पोजीशन, या पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन इज नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ओके, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो एक्सोन्यूक्लियर एंजाइम होता है वो एक पर्टिकुलर कॉर्नर पर वर्क करता है। ये जैसे ये कॉर्नर हुए, ठीक है, ये जो होते हैं, ये जो है यहाँ पर ये कॉर्नर है। तो रेस्ट्रिक्शन जो एक्सोन्यूक्लियर एंजाइम होता है वो कॉर्नर से ब्रेक करता है, यहाँ से ये ऐसे ब्रेक करेगा, ठीक है, यहाँ पर वर्क करेगा, ब्रेक करेगा, तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स है, या जो इको आर1, ठीक है, इको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, इको आर1 कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये ब्रेक किससे करता है, ना कि ये सेंटर से भी ब्रेक नहीं करेगा, जो पर्टिकुलर सेंटर से भी ब्रेक नहीं करेगा, ये कुछ इस टाइप से ब्रेक करता है कि एक दूसरे से कैसे हो जाते हैं, फिक्स हो जाएं, ठीक है। जैसे स्टिकी एंड फॉर्म कर लेते हैं। जैसे अगर ये यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ से बिल्कुल सेंटर से वर्क करेगा, तो मतलब ये फिक्स ज्वाइन नहीं हो पाता है, मतलब यहाँ पर क्या बनना चाहिए, स्टिकी एंड बनने चाहिए। तो कुछ स्पेसिफिक पोजीशन से सेंटर से ना ब्रेक होकर कुछ अनदर अवे फ्रॉम द सेंटर से कट कर लेंगे। यहाँ से जैसे हमने ये कट किया है, तो ये यहाँ से जी बनेगा, जी निकलेगा, तो ये बिल्कुल इतना पार्ट्स ये कट हो जाएगा, और एक यहाँ से कट हो गया, तो ऊपर वाला एक केवल एक जी बचेगा, और नीचे वाला ये CTTA बचेगा, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने यहाँ पर कुछ बताया भी था, जैसे ये है DNA है, ठीक है। तो DNA बिल्कुल सेंटर से ब्रेक ना होकर कि कहाँ से ब्रेक होगा, मतलब जैसे ये वाला स्टैंड जो था यहाँ से काट दिया, और ये वाला स्टैंड यहाँ से काट दिया, ठीक है, बिल्कुल कुछ अल्टरनेट फॉर्म में, अब सेंटर से ना कट के अल्टरनेट फॉर्म में। ओके, तो ये कैसे हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। वह क्यों, क्योंकि स्टिकी एंड बन जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ये और ये स्टिकी एंड्स बनेंगे, तो ये भी मतलब ध्यान रखना है कि सेंटर से स्टिकी एंड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब सेंटर से कुछ अवे ब्रेक करते हैं तो मतलब स्टिकी एंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो स्टिकी एंड होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मतलब नहीं तो ये आप ये जोड़ नहीं पाएंगे और रिकॉम्बिनेंट DNA का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये स्टिकी एंड्स, तो समझ गए। तो यहाँ पर मैंने जो भी ये ब्रेक किसके थ्रू करता है, मॉलिक्यूलर सीजर और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स के थ्रू ये कट करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पूरा बता दिया। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम का वर्क क्या है, किस पर ब्रेक करता है, एक स्पेसिफिक पोजीशन जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है उस पर वर्क करता है, ठीक है। कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, या फिर इको आर1। ओके, इससे हमने क्या बोल दिया, इको आर1। तो ये
तो ये यहाँ पर एक टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, तो हमने अभी बताया कि हमने क्या लिया, एक ह्यूमन जीनोम लिया, ह्यूमन जीनोम लिया, और ह्यूमन जीनोम को एक हमने ऑब्जर्व किया, कोई इंसुलिन ये वाला हमने मान लिया इंसुलिन जीन है, इसको हमने ब्रेक किया। आप जानते हैं इको आर्बन या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ब्रेक किया, और एक स्पेसिफिक पोजीशन पर ये वर्क करता है। कौन सा भी मैंने बताया, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर वर्क करता है, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज 6 नाइट्रोजन बेस पेयर, ओके। तो ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो दीज आर जो भी हमने काटा है, जो भी हमने डीएनए का फ्रेगमेंट्स लिया, इसे क्या बोलते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ओके, जीन ऑफ इंटरेस्ट, या फिर फॉरेन डीएनए पार्टिकल्स, या फिर डिजायरेबल जीन, ओके। तो ये सही है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ओके। तो हमने बहुत सारी मतलब डीएनए फ्रेगमेंट्स हमने निकाल लिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिए, इंसुलिन का हमने ब्रेक कर लिया। अब इसको हम एंटर किस में करते हैं, किस में एंटर करते हैं, ऑन देयर प्लाज्मिड। किस पर एंटर करेंगे, प्लाज्मिड पे एंटर करेंगे। तो व्हाट इज अ प्लाज्मिड, अब यहाँ पर बात करते हैं प्लाज्मिड है क्या। तो प्लाज्मिड इज अ वेक्टर, ओके। तो ये होता किस में, ओके, वेक्टर या प्लाज्मिड होता किस में, ठीक है, प्लाज्मिड। तो व्हाट इज अ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया का कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स होता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। लाइक दीज आर बैक्टीरिया, इकोलाई, इकोलाई बैक्टीरिया, ओके। तो इसका एक मेन जीनोम होता है, मेन जीनोम, ठीक है, और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स होते हैं। ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स हुए। जो मेन जीनोम होता है इसे बोलते हैं जीन ऑफ होस्ट जीन, चलो बोल दो, होस्ट जीनोम, जीनोम या डीएनए न्यूक्लियोज, डीएनए न्यूक्लियोज, ठीक है। जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स हैं इसे क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड, ओके। अब समझ गए प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स ऑफ बैक्टीरिया। किसका, बैक्टीरिया को कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, और या फिर वेक्टर, ओके, वेक्टर। तो मैंने एक मलेरिया डिजीज में बताया था वेक्टर का वर्क क्या होता है, दीज आर ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट्स। बैक्टीरिया क्या करता है, एक ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट्स है जो कि ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफर भी कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है, एक व्हीकल का वर्क करता है। प्लाज्मिड इज अ वर्क एज अ व्हीकल। तो यहाँ पर एक प्लाज्मिड हमने ले लिया, ये हमने क्या ले लिया, एक प्लाज्मिड ले लिया, ठीक है। जैसे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें से ब्रेक किया, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अब इसमें प्लाज्मिड में ऐड करेंगे तो प्लाज्मिड को भी कभी ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी है, जो डीएनए है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब किससे ब्रेक करेंगे, जो हमने इको आर्बन लिया है, ह्यूमन जीनोम, जो इको आर्बन हमने लिया है, ह्यूमन जीनोम को ब्रेक किया है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम से प्लाज्मिड को भी ब्रेक करना पड़ेगा। सेम टाइप का होना चाहिए, जो भी हम मॉलिक्यूलर चीज़ यहाँ पर लेंगे वही मॉलिक्यूलर से प्लाज्मिड को ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। वह क्यों, क्योंकि अगर अनदर मॉलिक्यूलर हमने मॉलिक्यूलर सीजर ले लिया, अनदर इको आर्बन ले लिया, तो ईस्ट के एंड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, और ईस्ट के एंड्स नहीं होगा तो ये जुड़ेगा नहीं है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ओके। ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ओके। तो ये जहाँ पर ऐड हो रहा है, जहाँ पर ऐड हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, ORI रीजन, ORI रीजन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओके स्टूडेंट्स, दीज आर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये इसके साथ ऐड किससे होता है, ज्वाइंट किससे होता है, ज्वाइंट वेयर, ज्वाइंट देयर
molecular seizure, sorry, molecular gum. तो molecular seizure is a restriction endonuclease enzymes और molecular gum is a ligase, DNA ligase. तो यहाँ पर लाइगेज गम जानते हैं कि जोड़ने का काम करता है, तो डीएनए फ्रेगमेंट्स यहाँ पर क्या करेगा, जुड़ जाएगा डीएनए लाइगेज की हेल्प से। तो डीएनए लाइगेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करता है। तो आप जानते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन, न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइंट होते हैं बाय दैट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो तभी तो एक डीएनए का पूरा फ्रेगमेंट्स बनता है। तो यहाँ पर जो डीएनए जुड़ रहे हैं वो किसके थ्रू, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं, और जो जोड़ने में हेल्प कर रहा है, जो गम का वर्क कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, डीएनए लाइगेज। ओके, तो मॉलिक्यूलर सीजर क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स, और मॉलिक्यूलर गम क्या हुआ, डीएनए लाइगेज। ओके, तो ये यहाँ पर अगर ऐड हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, रिकॉम्बिनेंट, अब इसमें ऐड हो जाएगा, ये रेप्लिकेट करेगा और बहुत सारे नंबर्स में कॉपीज बनाएगा। ठीक है, अब अगर ऐड हो जाएगा तभी ये रेप्लिकेट करेगा और जीन क्लोनिंग बनाएगा और बहुत सारे नंबर्स में कॉपीज क्रिएट करेगा, फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट। अगर ये ऐड नहीं हुआ, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट डू नॉट इंटीग्रेट विद द प्लाज्मिड, तो डू नॉट रेप्लिकेट, तो ये रेप्लिकेशन नहीं करेगा और नंबर ऑफ कॉपीज़ में भी नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहाँ पर एक चीज़ ये क्लियर हुआ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या हुआ और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या हुआ, समझ गए। रिकॉम्बिनेंट क्या हुआ, अगर ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेट विद द प्लाज्मिड, देन टू फॉर्म लॉट ऑफ नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ जीन। ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेंट आ गया। अगर नहीं इंटीग्रेट हुआ तो नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर हो गया। ये क्या हुआ, अब इसको हमें जो प्लाज्मिड हुआ, जो इसको हमने इसमें भी डाल दिया। ठीक है, अब प्लाज्मिड हुआ, प्लाज्मिड को हमें सेंड करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है किस में, ये जो यहाँ पर आ गया, जो हमने प्लाज्मिड मैंने क्या बताया, प्लाज्मिड ट्रांसफ़र करता है किस में, होस्ट जीनोम में। प्लाज्मिड ट्रांसफ़र करता है किस में, होस्ट जीनोम में ट्रांसफ़र करेगा। तो पूरा ये मैंने एक लेक्चर मैंने अलग से दिया था। अभी कैसे ट्रांसफ़र करता है, या ये जो प्लाज्मिड ले जाएगा किस में ले जाएगा, ये तो प्लाज्मिड हुआ। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्लाज्मिड हुआ, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें ऐड हुआ। ठीक है, अब ये किस में ले जाएगा, मेन जो जीनोम है, होस्ट जो जीनोम है उसमें इंटीग्रेट करेगा। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाएगा और बहुत सारे जीन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो ये क्या हुआ, डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, अब कैसे इंटीग्रेट होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, ये मैं होस्ट जीनोम में कैसे एंटर करता है, तो कुछ मैंने क्लास में आपको बताया था, डाइवेलेंट कैटायंस प्रोसेस बताया था और एक बताया था हीट चॉक। ठीक है, जो प्लाज्मिड होस्ट जीनोम में कैसे एंटर करता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, तो ये भी एक प्रोसेस बताया था। कौन सा, डाइवेलेंट ट्रीटमेंट एंड हीट चॉक, और एक और बताया था माइक्रो इंजेक्शन प्रोसेस, दूसरा जीन गन। 4 प्रोसेस बताया था। ठीक है, डाइवेलेंट ट्रीटमेंट के थ्रू एक इसमें सीजियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेते हैं और कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेते हैं उसके, और ये प्लाज्मिड किस में पहुंच जाता है, इसके थ्रू डाइवेलेंट ट्रीटमेंट के थ्रू जो होस्ट जीनोम की जो सेल वॉल है उससे अटैच हो जाता है। ठीक है, फिर हम हीट शॉक करते हैं, टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर से 42 डिग्री टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे ये मतलब होस्ट जीनोम की जो सेल मेम्ब्रेन है मतलब एक्सपेक्ट हो जाती है, होल बना लेते हैं, ये एंटर हो जाता है। ठीक है, 0 से 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री टेम्परेचर से अगेन हम 0 डिग्री टेम्परेचर करते हैं, फिर से क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाता है और आपस में बॉन्ड बना लेते मतलब जुड़ जाते हैं, और अगेन हम 40 डिग्री टेम्परेचर पर कर देते हैं, फिर से ये एक्सपेक्ट हो जाता है। तो इस टाइप से ये जैसे ही एक्सपेक्ट होता है होल बनता है और मतलब जो प्लाज्मिड्स हैं वो एंटर हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये प्रोसेस है डाइवेलेंट ट्रीटमेंट।
ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, जीन गन। तो जीन गन क्या करते हैं, जीन को हम जो भी हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स लिए उसको एक गन में फील किया, जीन मतलब जीन को हमने फील किया गन में, और हम एंटर करते हैं किस में एंटर करते हैं, होस्ट जीनोम में, ठीक है। एक गन के फॉर्म में हम एंटर करते हैं। अब गोली अगर गन हम चलाते हैं तो हो सकता है इन्वायरमेंट में ये फ्लो हो जाए, इधर उधर मूव कर जाए, सेल में ना पहुंच कर किस में पहुंच जाएगा, इधर उधर मूव कर जाएगा, जिससे मतलब जो जीन होते हैं वो मूवमेंट्स एयर में भी फ्लोटिंग कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो उसमें हमें क्या करते हैं, एक टंगस्टन हुआ या टंगस्टन या गोल्ड या टंगस्टन का हम क्या करते हैं, कवरअप कर देते हैं किसमें, जीन को गोल्ड या टंगस्टन का कवरअप लगा देते हैं, जिससे ये मतलब इन्वायरमेंट्स में इधर मूव ना करके बिल्कुल सीधे सेल में एंटर कर सके, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, जीन गन प्रोसेस। माइक्रो इंजेक्शन आप जानते हैं कि एक निडल लिया, माइक्रो निडल ली, उसमें हमने जीन को फील किया और पर्टिकुलर सेल में इंजर्ट करा दिया। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बताया था क्लास में कि कैसे प्लाज्मिड को होस्ट सेल में एंटर करते हैं, समझ गए। एक तो डायवलेंट ट्रीटमेंट के थ्रू, हीट शॉक के थ्रू, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू और जीन गन के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका ये वाला लेक्चर क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रोसेस में अब हम ये देखते हैं कि जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला है, किसी भी पर्टिकुलर सेल से जो हमने जीन इंटरेस्ट निकाला है, तो उसमें अब हमें प्योर डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमें चाहिए, लेकिन उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी आ जाती हैं। हमें तो चाहिए क्या, प्योर डीएनए होना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर सेल को हम ब्रेक करते हैं, सेल में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मतलब इम्प्योरिटीज़ होती हैं। लाइक डीएनए तो होता ही है, आरएनए होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, लिपिड होता है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो अनदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो इन इम्प्योरिटीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं। तो इन एंजाइम्स के बारे में मैंने आपको बताया था। लाइक प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोटीज होता है, आरएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है, और फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए लाइपेज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब ये सारा जितना भी मतलब अनयूजफुल मटेरियल्स हुआ या फिर इम्प्योरिटीज हुई, इनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और हमें क्या करना पड़ता है, केवल प्योर डीएनए की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो प्योर डीएनए हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, सेल से। तो ये थोड़ा अनदर टॉपिक हुआ, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।